तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन चल रहा था हमारा? मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में चल रहा था, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, सिद्धांत। ठीक है, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके थे? हम लोगों ने बात किया था कि सर देखो, मेथड्स का मतलब हम जो टोटल कॉस्ट निकालते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। तो हम सबसे पहले हमने सीखा कि सर कंपनियां दो तरीके से काम करती है, एक अपने मन से और दूसरा एक कस्टमर के ऑर्डर मिलने के बाद। कस्टमर के ऑर्डर मिलने वाले नेचर को ही हम लोग किस नाम से जानते थे? स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग के नाम से जाना था, और उसके टोटल 4 मेथड्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक, देन उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन, यानी जहाँ पे कंपनी अपने मन से काम करने वाली है कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया था कि देखो, कंपनी अगर अपने मन से काम कर रही है तो इस पेन को बनाने में टोटल कितना खर्चा लगा है, इसको वो कई तरीके से निकाल सकती है। यानी हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं जिसको यूज करके वो इस पेन के टोटल कॉस्ट को क्या कर लेगा? फाइंड आउट कर लेगा। जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में कौन कौन सा मेथड को पढ़ा था? तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन कौन सा मेथड पढ़ा था? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रोसेस कॉस्टिंग, जहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोसेस है, ठीक है, पास थ्रू होगा, तो हम हर एक प्रोसेस का खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे, और जितने भी प्रोसेस वो लेगा सारे प्रोसेस को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक, दूसरा फिर हम लोगों ने सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग के बारे में बात किया था, जहाँ पे हम अगर होमोजेनियस नेचर के, ठीक है, आइटम बना रहे हैं तो एक साथ सारे प्रोडक्ट के टोटल कॉस्ट को निकाल दो, और अगर हमें पर यूनिट जानना है तो मुझे क्या करना होगा? टोटल अमाउंट जितना खर्चा हुआ है और टोटल प्रोडक्ट जितना हमने बनाया है डिवाइड कर देंगे। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि 500 समोसे बनाने का खर्चा 5,000 आया था, तो अगर हम 5,000 रुपए को 500 से डिवाइड कर देंगे तो पर पीस का हमें कॉस्ट निकल के सामने आ जाएगा। सिंगल नाम ही था, सिंगल का मतलब एक का अगर हमें खर्चा आइडेंटिफाई करना हो। ठीक, चूंकि हम कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे वर्क कर रहे हैं तो ये सारे जो गुड्स आउटपुट निकलेंगे वो एक जैसे नेचर के थे या अलग अलग नेचर के थे? सर हमने बात किया था कि सारे एक नेचर के थे। ठीक, चलिए आज थर्ड डिस्कस करते हैं जरा, ऑपरेशन कॉस्टिंग और अगला है ऑपरेटिंग। दो चीजों को एक साथ डिस्कस किया जाएगा, ऑपरेशन और ऑपरेटिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग, या इसी का दूसरा नाम मैं लिख दूं क्योंकि दोनों देखने में सिमिलर लगेगा, ऑपरेशन कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग दोनों प्रोनाउंसिएशन में एक जैसा सिमिलर फील होता है। ठीक है, लेकिन एक का मैं अगर नाम थोड़ा सा चेंज कर दूं तो सुग्रीव और बाली भैया में अंतर क्लियर हो जाएगा। कन्वर्जन कॉस्टिंग, ठीक है, दोनों नाम से सिमिलर दिख रहे हैं ना सुग्रीव बाली भैया, इसलिए टैग लगाना जरूरी है ताकि डिफरेंस क्लियर हो सके। ठीक, और यहाँ पे इसका लिख लो सर्विस कॉस्टिंग। ठीक, चलो अगर मैं ऑपरेशन कॉस्टिंग के बारे में बात करूं, ऑपरेशन कॉस्टिंग के बारे में बात करूं तो याद रखना, हम यहाँ पे नॉर्मली किसी भी रॉ मटेरियल को, ठीक है, जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो टोटल कितना कन्वर्जन करने में कॉस्ट लगा है इंक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, अगर मैं सबको जोड़ दूं, जैसे मैं कहूं कि मुझे ये पेन बनाना था तो सबसे पहले मुझे इसके बेसिक मटेरियल लाना होगा। ठीक है, मटेरियल लाने में सपोज करो कि मुझे 1,000 रुपए का खर्चा हुआ, लेकिन केवल मटेरियल लाने से ही ये मेरा गुड्स नहीं बन जाएगा, बल्कि मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के लिए मुझे लेबर्स और मशीन्स का हेल्प लेना पड़ेगा, और वहां पे भी वेरियस नेचर के क्या होंगे? एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, तो मैंने फाइंड आउट किया कि लेबर से पूछा कि भैया इसको कन्वर्ट करने का कितना पैसा लोगे? उसने बोला 1,000 रुपए का मटेरियल, इसको कन्वर्ट करने का खर्चा, ठीक है, लूंगा लगभग मैं 2,000 रुपए। ठीक है, तो मैं कन्वर्जन कॉस्ट और साथ ही साथ मटेरियल कॉस्ट दोनों ऐड कर दूं तो मैं निकल के आ जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। बात क्लियर है? इसका मतलब अगर मैं कन्वर्ट किसी भी रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, ध्यान रखना मैं दो वर्ड बोल रहा हूँ, एक रॉ मटेरियल बोल रहा हूँ और दूसरा गुड्स बोल रहा हूँ। गुड्स कब बोला जाता है? जब वो रेडी फॉर सेल हो, जब बिकने के लिए तैयार हो, वही तो हमारा फाइनल आउटपुट होता है। तो जब तक वो फाइनली रेडी नहीं होगा तब तक हम उसको गुड्स का टैग नहीं देते हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में कहाँ कहाँ कन्वर्ट करने में? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में जितना भी कन्वर्जन कॉस्ट आएगा, अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो क्या निकल के आ जाएगा? ऑपरेशन या कन्वर्जन कॉस्टिंग। ठीक है, ऑपरेशन यानी जिसको हमें ऑपरेट करना है, जो हमें धंधा चलाने के लिए काम करना है। ठीक,
नॉर्मली हम इसका न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ करने वाले नहीं है, थियरी में काम आ जाता है, लेकिन नॉर्मली न्यूमेरिकल में इसका यूज़ होने वाला नहीं है, ठीक? हम उसको कई सारे कॉस्टिंग के अंदर पढ़ लेते हैं मर्ज करके, अलग से इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत बेहतर चैप्टर है और सबसे आखिरी चैप्टर है आपके सिलेबस का। क्या है हमारा? ऑपरेटिंग। जहाँ पे भी ऑपरेटिंग वर्ड आ जाएगा आईएनजी, ठीक है? आईओएन की जगह आईएनजी लग जाएगा, केवल लास्ट में एन और जी का अंतर है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा, समझ लेना वो किसके बारे में बात कर रहा है? सर्विस कॉस्टिंग के बारे में। हम लोगों ने बात किया था कि हम दो चीज का प्रोडक्शन करते हैं, आइदर गुड्स और सर्विसेज। हम पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में केवल और केवल किसके बारे में बात करेंगे? गुड्स के बारे में बात करेंगे। हम सामान बना रहे हैं, केवल हमारा आखिरी चैप्टर होगा जिसमें हम किसके प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे? सर्विसेज के बारे में। चाहे होटल सर्विसेज हो, हॉस्पिटल सर्विसेज हो, स्कूल सर्विसेज हो, रेलवे हो, हवाई अड्डे हो, बस हो, ट्रक हो, सबके बारे में हम यहाँ पे लास्ट में कॉस्टिंग में बात करेंगे कि आखिर में इनका जो किराया डिसाइड होता है, आखिर में वो कैसे डिसाइड होता है, ठीक है? इनका भी तो एक किराया डिसाइड होता है, तो किराए में केवल प्रॉफिट ही होता है या खर्चे भी ऐड होते हैं? खर्चे भी। एक सिनेमा हॉल का कितना टिकट का प्राइस रखा जाए, एक हॉस्पिटल में एक बेड का कितना चार्ज रखा जाए, ठीक है? एक रूम का कितना रेंट रखा जाए, एक होटल में कितना कॉस्ट रखा जाए, उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे? सर्विस कॉस्टिंग, जहाँ पे केवल सर्विसेज सेल किया जाएगा, ठीक? लेकिन अगर आप लोग कई सारे रेस्टोरेंट या होटल में जाओगे तो वो सर्विसेज के साथ साथ आपको क्या देते हैं? गुड्स भी सप्लाई कर देते हैं। जैसे होटल में जाओगे तो खाना भी आपको मिल जाता है और रहने का भी मिल जाता है। तो रहना किस में आ जाता है? सर्विसेज में। आपको फ्री वाईफाई मिल गया, ठीक है? बहुत सारे एंटरटेनमेंट फैसिलिटी मिल गई, ये सारी चीजें किस में आता है? सर्विसेज में। लेकिन जो आपने खाया है वो किस में आ जाएगा? वो तो गुड्स में आ जाएगा। हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने केवल चेकअप किया, ये सारी चीजें किस में आ गई? सर्विसेज में। लेकिन आपको मेडिसिन भी लगाया गया, क्लीनिंग भी किया जा रहा है, तो कुछ चीजें गुड्स हैं, कुछ चीजें क्या है? सर्विसेज है। आप लोग जाते हो, एक ठेला के खाना खाते हो और एक होटल में खाना खाते हो, बोलते हो ना इसमें कई सारे सर्विसेज का पैसा ऐड कर दिया गया है। वहाँ पे जो सर्व करता है उसका पैसा ऐड होता है, एसी, कूलर, फ्रिज या जितने भी हमारे अगल बगल आसपास चीजें दिखती हैं डेकोरेटेड, सबका पैसा उसमें क्या होता है? ऐड होता है। क्या आप उसका डायरेक्टली बेनिफिट ले रहे हो? नहीं, इनडायरेक्ट सर्विसेज आपको दे रहा है, तो सबका पैसा इसमें हम ऐड करते हैं। और इसकी बातें हम कहाँ समझेंगे? सर्विस कॉस्टिंग में। ये हमारा आखिरी चैप्टर होगा। इससे पहले हम जो भी बात करेंगे केवल और केवल उसके बारे में बात करेंगे, ठीक? अगला है आपका डिपार्टमेंट कॉस्टिंग और लास्ट है हमारा कंपोजिट। ये दो और हैं, ठीक है, अच्छे खासे हैं। अगला हमारा क्या है? डिपार्टमेंटल, ठीक है, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, या इसको मैं फंक्शंस बेस्ड भी कॉस्टिंग बोल सकता हूँ। फंक्शंस बेस्ड कॉस्टिंग भी बोला जाता है। और लास्ट है हमारा कंपोजिट या मिक्स, कंपोजिट या मिक्स्ड कॉस्टिंग, ठीक? नाम में ही सारी बातें क्लियर है। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, इसका मतलब क्या है? हम कॉस्ट को कैसे ऐड कर रहे हैं? सर देखो, जहां पे भी कॉस्ट है इसका मतलब हमें सबको जोड़ना है, खर्चे को जोड़ना है। अब कैसे जोड़ा जा रहा है? क्या वो हर प्रोसेस पे जोड़ा जा रहा है, ठीक है, या एक का खर्चा निकाला जा रहा है? कैसे? नाम से ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे खर्चा कैसे जोड़ा जा रहा है? डिपार्टमेंट के हिसाब से। जैसे आप देखो तो एक कंपनी में कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे परचेजिंग डिपार्टमेंट, ठीक, दूसरा कन्वर्जन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तीसरा ह्यूमन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। कई सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये सारे लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? ताकि इस पेन का प्रोडक्शन और सेलिंग क्या किया जा सके? इंक्रीज किया जा सके। भाई अगर आप रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से हो, ठीक, मैं कहूँ सोनम आप रॉ मटेरियल डिपार्टमेंटल हेड हो, तो आपको किस लिए यहाँ पे हेड बनाया गया है? ताकि इस पेन को बनाने के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए आप परचेज करके लाओगे, ठीक है? आपका नाम क्या था? प्रीति। आपको, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया, तो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड क्यों बनाया गया? ताकि आप जो रॉ मटेरियल लेके आएंगे उसका कन्वर्जन करोगे, ठीक है? आपको बना दिया गया एचआर डिपार्टमेंट, ठीक सिमरन, तो आपको एचआर डिपार्टमेंट का हेड क्यों बनाया गया? ताकि इसको कन्वर्ट करने के लिए जो भी इफिशिएंट लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर की, आप उनकी हायरिंग करोगे, उनको कितना सैलरी देना है, नहीं देना, प्रमोशन, डिमोशन, ट्रेनिंग, सब आप डिसीजन लोगे। आपको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया, तो किस लिए? ताकि इसमें जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है कंपनी में उसकी रिकॉर्डिंग कर सको। आपको, ठीक है, सिद्धांत फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया, किस लिए बनाया गया? ताकि कंपनी के पास कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है आप इसका क्या कर सको? डिसीजंस ले पाओ, ठीक? बात क्लियर है?
एवं अगर आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया तो किस लिए बनाया गया है कि आप इसका क्या कर पाओ, प्रमोशन कर पाओ, सेलिंग कर पाओ, ताकि हम कंपनी क्या कर सके, प्रॉफिटेबल हो सके। और आर्यन अगर आपको R&D डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया तो किस लिए, ताकि आप इसमें कॉन्टिन्यूस क्या करते रहो, रिसर्च करते रहो, इंप्रूवमेंट लाते रहो, ताकि मार्केट में कुछ नया आता रहे और हम कंपटीशन में टिके रहे। इसका मतलब आप भले ही अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, लेकिन सबका अल्टीमेट पर्पज क्या है, कंपनी के सेल्स को क्या करना, ग्रोथ करना। ठीक। अच्छा, कंपनी आप सबको पेमेंट कर रही है, सारे डिपार्टमेंटल हेड्स को पेमेंट कर रही है, तो क्या वो इस पेन में सबका कॉस्ट ऐड करेगा कस्टमर से कलेक्ट करने के लिए, या अपने जेब से देगा? सर सीधी सी बात है, सारे खर्चे इसमें ऐड कर दिया जाएगा और कस्टमर से कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ऐसे कॉस्ट जहां पे हम डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, जहां पे हम डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करते हैं, ठीक, वो क्या बन जाता है हमारा, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। ठीक। और लास्ट है हमारा क्या, कंपोजिट और मिक्स कॉस्टिंग, यानी जहां पे हमें एक कॉस्टिंग से काम ना चल पाए, हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मिक्स कॉस्टिंग की जरूरत होती है, ताकि हम एक से ज्यादा क्या कर पाए, कॉस्ट का यूज कर पाए। यानी एक जहां पे सफिशिएंट नहीं होता है, हम दो का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक मिनट माफी चाहेंगे जरा। बात क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है? ठीक। अब यानी हमारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग लगभग समाप्त हो गए थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। चलिए, अब एक बार जरा आप अपने बुक्स के ही नोट्स को चेक करते जाइए, जो इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अगला हमारा टॉपिक है। क्या इस टॉपिक को हम लोगों ने पहले नहीं लिख रखा है? हमने बोला था जो ऑब्जेक्टिव होगा वही आपका स्कोप होगा, वही आपका फंक्शन होगा, वही आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंस होगा। ठीक, देखो मैं इंपॉर्टेंस को एक बार रीड कर दे रहा हूँ और चेक कर लेना क्या हमने इसके बारे में पहले लिख रखा है, सुना है, समझा है या नहीं। पहला है हेल्प इन प्लानिंग, क्या प्लानिंग में हेल्प करेगा? हाँ, हम लोगों ने पहले बात किया था कि कॉस्ट क्या करेगा, कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और डिसीजन किस में काम आएगा, प्लानिंग से ही तो निकल के आएगा। ऑर्गेनाइजेशन, हमें कल को क्या क्या सामान चाहिए, ये भी किसका पार्ट होता है, प्लानिंग का। या कह सकते हैं एक मैनेजरियल फंक्शन का काम करेगा। और मैनेजर फंक्शन कितने आते हैं, 5। क्या क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब में हेल्प करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद क्या वेस्टेज का कंट्रोल करेगा? बिल्कुल, हम लोगों ने कॉस्ट कंट्रोल में यही तो बात समझा था कि जितने भी अननेसेसरी वेस्टेज हो रहे हैं या जितनी भी गलतियां हो रही हैं उसको कम करो भैया, क्योंकि जितनी ज्यादा गलतियां उतना ही खर्चा हमारा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। गलतियां कम होगा, खर्चे कम होंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक। इकोनॉमिक इन कॉस्ट, क्या हम केवल और केवल गलतियों को रोक रहे थे या कोशिश ये भी कर रहे थे कि जितना सस्ते में बेहतर क्वालिटी दे सके, सस्ते में बेहतर, इसी को हम लोगों ने किसका नाम दिया था, कॉस्ट रिडक्शन का नाम दिया था। ठीक। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट, ठीक है, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका क्या करो, बेस्ट यूटिलाइज करो। बजटरी कंट्रोल, क्या मैंने बजट के बारे में नहीं बात किया था कि हम इसी के बेसिस पे क्या करते हैं, फ्यूचर का बजट प्रिपेयर करते हैं, ताकि हम पहले से तैयार रहें कि किसी सामान को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा और कहाँ से हम वो पैसा अरेंजमेंट वगैरह करेंगे। ठीक। उसके बाद प्रिडिक्ट, क्या है, पीरियडिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का असर्टमेंट नहीं किया था? 30 पॉइंट था कि सर कॉस्ट पता चलेगा तो हम मार्केट प्राइस डिसाइड कर लेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस से क्या होगा, इधर प्रॉफिट और लॉस। 10 का सामान बनाया, 15 का बेचा, बीच का गैप ही क्या है हमारा, प्रॉफिट है। बात क्लियर है? मन तो करता है कि इन लोगों को हो गया। तो ये सर, अब एम्प्लॉयज के लिए एडवांटेज क्या होगा? सर एम्प्लॉयज के लिए क्या एडवांटेज हो सकता है? उनको बेहतर ट्रेनिंग फैसिलिटी मिलेगा, उनके प्रॉफिट अगर इंक्रीज होगा तो उनका वेलफेयर होगा, भाई उनको प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट किया जाएगा, उनके वेलफेयर से रिलेटेड स्कीम्स लॉन्च किए जाएंगे, उनको फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी। ठीक, उनकी जॉब सिक्योरिटी बनेगी, वो क्या हो जाएंगे, एक्सपर्टाइज हासिल कर लेंगे, ये सारे एम्प्लॉयज का बेनिफिट है। ठीक। कस्टमर को क्या फायदे होंगे? सर कस्टमर को सस्ते में बेहतर क्वालिटी मिल जाएगा। ठीक, चीप एंड बेस्ट क्वालिटी मिल जाएगा। सोसाइटी का भी बेनिफिट क्या होगा कि भैया जितने भी हम रिसोर्सेज कंपनी को दे रहे हैं उसका वो क्या कर रही है, बेहतर इस्तेमाल कर रही है, और जो प्रॉफिट कमा रही है उसका वेलफेयर का असर भी सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा है, एनवायरमेंट क्लीनिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है, बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा है, मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, ये सब सोसाइटी के फायदे हैं। ये सब सारी चीजें हैं। एक सबसे बड़ा हेडिंग जरा लिखिए, 2-3 लाइन का हेडिंग है, ये बेसिकली हेडिंग नहीं है, एक कह सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का हम, ठीक है,
पोस्टमार्टम और साथ ही साथ प्रिडिक्शन दोनों ही करने वाले हैं और यही आपका क्वेश्चन भी बनने वाला है। ठीक, जरा 2-3 लाइन को लिखिए। आर्यन और शिवम लिखिए जरा। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ cost accounting is a system of cost accounting is a system of foresight foresight and not of, रिपीट कर रहा हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ फॉरसाइट, फॉरसाइट का मतलब फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, फॉरसाइट एंड नॉट ऑफ पोस्टमार्टम, not of post-mortem, full stop. It converts the losses, into profits, comma, makes the activities dynamic and remove wastage and remove wastage, फुल स्टॉप। और इसको एक पूरे बॉक्स में डाल दो, आप लोग पूरे को आप एक बॉक्स में हाईलाइट कर दो। क्या हुआ आर्यन, कहाँ छूट गया? हो गया, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है और अक्सर आपके एग्जाम में एज इट इज ये दे दिया जाता है। और कितनी बार, अगर आप यही नहीं, केवल यही नहीं, जब भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग का किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देखोगे, 1-2 साल के गैप पे ये क्वेश्चन 100% आया है। और इस स्टेटमेंट को पढ़ो, और इस स्टेटमेंट को हम अभी पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग के महत्व के बारे में बात कर रहा है। ठीक, आइए जरा इस स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं, तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला गया था? दोनों ही साइड दिखाने की कोशिश की गई है। एक साइड निगेटिव बोला जा रहा है और एक साइड इसको पॉजिटिव बोला जा रहा है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना कंक्लूजन दो कि ये निगेटिव है, यानी आपके लिए केवल फालतू का है, या आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप पहले दोनों पॉइंट को समझ लें और फिर तय करिएगा कि ये आपके लिए यूजफुल होने वाला है या वेस्टफुल है, बर्बादी है। ठीक, आइए सबसे पहले क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ फॉरसाइट एंड नॉट ऑफ पोस्टमार्टम। बोला है अकाउंटिंग पे बार बार ये ब्लेम आता गया है। अकाउंटिंग कब रिकॉर्ड करता है, फ्यूचर को या पास्ट को? सर हमने हर बार बात किया कि अकाउंटिंग हमेशा पास्ट को रिकॉर्ड करता है। जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हो जाता है, देन अकाउंटिंग के पास एविडेंस लाओगे, अकाउंटिंग उस एविडेंस के बेसिस पे क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। तुम कल सामान खरीदने वाले हो, क्या अकाउंटिंग उसको आज ही रिकॉर्ड कर लेगा? नहीं, तुम कल सामान खरीद के लाना, उसके सामने बिल दिखाना, एविडेंस रखना, वो उस बिल को क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा और फिर बोलेगा हाँ मेरे हिसाब से इतना खर्चा या इतना का इनकम हो गया है। फ्यूचर में तुम क्या करने वाले हो उसकी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग नहीं करता है। ठीक, तो इसीलिए इसको बार बार बोला जाता है कि अकाउंटिंग एक पोस्टमार्टम है, यानी ये पास्ट की चीजें रिकॉर्ड करता है। और जो चीज हो चुका है उससे हमें क्या ही कोई फायदा, क्योंकि हम उसको कुछ बदल सकते हैं? जो कुछ भी पास्ट में हो चुका है क्या उसको बदला जा सकता है? नहीं। तो ये बहुत लोग बोलते हैं कि भैया ये केवल पास्ट की रिकॉर्डिंग करता है, इसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि इसमें केवल और केवल क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। चाहे कंपनी का समय बर्बाद हो रहा है, चाहे कंपनी का पैसा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई अकाउंटेंट लगाना पड़ेगा, तो पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन बोला गया कि ना, हम पोस्टमार्टम क्यों कराते हैं? अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी, हमें लगता है कि भैया क्या किसी की डेथ होती है तो हम सबका पोस्टमार्टम कराते हैं, या हमें कोई डाउट लगता है कि कुछ तो छुपा हुआ है, इस मौत के पीछे कुछ ना कुछ वजह है जो नॉर्मल नहीं है, तो हम उस वजह को आइडेंटिफाई करने के लिए पोस्टमार्टम कराते हैं। सर सीधी सी बात है, अगर हम पोस्टमार्टम कराते हैं तो कुछ हिडन फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमें लगता है कि ना भैया नेचुरल डेथ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, और उस कुछ गड़बड़ को ठीक है पता लगाने के लिए हम क्या कराते हैं, पोस्टमार्टम कराते हैं। तो अकाउंटिंग को, ठीक है, जो लोग बर्बादी या फालतू का बोल रहे थे उनको बचाने के लिए बोला गया कि देखो भैया हम दरअसल अकाउंटिंग का पास्ट
ठीक है, पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पास्ट का पोस्टमार्टम करें तो उसमें जो रीजन निकल के आएंगे उस रीजन को हम आगे क्या करेंगे, रोकेंगे, या दोबारा ऐसी गलती ना हो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे। और इसीलिए ये हमारे लिए केवल पोस्टमार्टम का काम करेगा, या उस पोस्टमार्टम से हम लोग फ्यूचर का भी डिसीजन लेने वाले हैं। कल को एक गलती से, ठीक है, कोई लॉस हो गया, अगर हम उस गलती को पता ही ना लगाए तो ना हमें गलती पता चलेगा, ना हमें लॉस का रियलाइजेशन होगा, और ना वो लॉस रुकेगा, और आगे भी शायद ये कई बार लॉस का रीजन बन जाए। लेकिन अगर हमें एक बार लॉस हुआ, ठीक है, और हमने उसका रीजन आइडेंटिफाई कर लिया और लगता है कि हम इसको रोक सकते हैं, तो कंपनी 100% है क्या उसको करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, ताकि ये लॉस कल को हमें और भी लॉस में न ले जाए। सीधी सी बात है। इसका मतलब पोस्टमार्टम करने का फायदा तो हमें मिल रहा है, किस चीज के लिए, फ्यूचर में डिसीजंस लेने के लिए। बात क्लियर है। और उसके बाद इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग फालतू नहीं है, बल्कि इसका हमें फ्यूचर में यूज है। मैंने आपको यही बताया, एक बार और बात किया था कि सर नॉर्मली हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें क्या पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस, अगर मैं कहूँ कि आप अपने दुकान का प्रॉफिट लॉस पता करोगे तो जितना प्रॉफिट हुआ होगा वही पता चलेगा, नहीं पता करोगे तो क्या पैसा कम हो जाएगा, बोलो ना। मैं कहूँ कि मैंने 100 का सामान खरीदा, 200 में बेचा, तो मेरे जेब में प्रॉफिट कितना है, 100 रुपया। मैं पता करूंगा तो भी 100 रुपया है, और नहीं पता करूंगा तो भी 100 रुपया है। लेकिन हम आखिर में पता करने के पीछे क्यों भागते हैं? क्या वो 100 रुपया पास्ट में जो हो चुका है वो चेंज हो जाएगा, या इसका फ्यूचर से कोई लिंक है? सर पास में तो हम कोई ये चीज चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसका 100% फ्यूचर से लिंक है, और तभी हम जानने के लिए, ठीक है, परेशान है। क्यों सर? प्रॉफिट अगर हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट है हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हम तुरंत अगला डिसीजन ले पाएंगे कि इस सामान को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या बंद करके हटा देना चाहिए। दुकान में आप ऐसे बहुत सारे आइटम देखोगे जो कुछ बहुत ज्यादा चलता है और कुछ बिल्कुल ना के बराबर चलता है। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो पैसा फंसता जाएगा, ठीक है, और कहीं कुछ जगह के स्टॉक शॉर्टेज हो जाएंगे। ठीक, आप आइसक्रीम पार्लर चला रहे हो तो आपने देखा होगा कि कुछ फ्लेवर्स ऐसे कॉमन है जो बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं, और कुछ फ्लेवर ऐसे होंगे जो रेयरेस्ट में सेल हो रहे होंगे। सीधी सी बात है, अगर मैं स्टार्टिंग करूंगा, मुझे नहीं पता है, तो मैंने सबके एक एक बॉक्स ला के रखा है। लेकिन जैसे मुझे, ठीक है, एनालिसिस करूंगा और मुझे फील हो जाएगा कि ये वाला फ्लेवर ज्यादा चल रहा है, मैं अगली बार से उसका स्टॉक एक से ज्यादा रखने की कोशिश करूंगा। और जिसका लग रहा है कि नहीं नहीं बहुत कम सेल हो रहा है, तो बचा हुआ स्टॉक या तो मैं रिटर्न करने की कोशिश करूंगा, या जल्दी से जल्दी किसी तरीके से उसको एक्सपायर होने से पहले सेल करने की कोशिश करूंगा, और आगे, ठीक है, अवॉइड करूंगा कि इसको दोबारा नहीं लाना है। हर एक बिजनेस में ये चीज होता है, कोई आइटम बहुत ज्यादा चलता है, कोई नहीं चलता है, तो हमें किस चीज को कंटिन्यू करना है, किस चीज को डिसकंटिन्यू करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे प्रॉफिट एनालिसिस पे। ठीक है, हम कंपटीशन में आगे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, इसका डिसीजन होगा। हमने बिजनेस का जो डिसीजन लिया था वो सही है या गलत है। हमने जो डिसीजन लिया था उसका मेजरमेंट भी, सक्सेस का मेजरमेंट भी किससे होता है, आपके बिजनेस के प्रॉफिट से। कि हमने जो आइसक्रीम में धंधा लगाने का सोचा था वो ज्यादा बेहतर है, या किसी और धंधे में पैसा लगाता वो बेहतर है। ठीक, तो प्रॉफिट कई सारी चीजों को आपको फ्यूचर प्रिडिक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। और इसीलिए हम प्रॉफिट जानने के लिए उतावले होते हैं, ना कि हम पास्ट को कोई चेंज कर पाएंगे। ठीक, और इसीलिए बोलता है अगला हमारा लाइन क्या बोल रहा है, इट कन्वर्ट्स द लॉसेस इनटू प्रॉफिट्स। ये क्या करता है, पास्ट लॉस को तो चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट में या नो लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर गलती कहाँ हो रही है पता चल जाए तो उस गलती को रोक के, ठीक है, या तो हम नो लॉस में जा सकते हैं, या दूसरे तरीके से देखा जाए पैसा बच जाएगा तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्रॉफिट से भी बन जाएगा। मेक्स द एक्टिविटी डायनामिक, और यही आपकी एक्टिविटी को क्या करता है, डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या हो जाता है, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डायनामिक का मतलब आप हर एक तरह से क्या करते रहते हो, चेकिंग करते रहते हो, गलती कहाँ हो रहा है, किसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस है, किसको रोकना है, किसमें क्या करना है। और लास्ट है क्या, रिमूव वेस्टेज। और फाइनली ये क्या करता है, जो भी बर्बादी हो रही है उसको रोकने की कोशिश करता है। बर्बादी रोकी, फायदा बढ़ा। ठीक, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहा था। सारी चीजें किस कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंस से जुड़ा हुआ था ना, कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो क्यों है। पहले लोग इसको बोलते थे ना फालतू है, वो लिमिटेशंस को बता रहे थे, लेकिन हमने क्या गिनाया कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है, इंपॉर्टेंस इसके कुछ हैं। इसका मतलब अगर ये स्टेटमेंट आएगा तो आपको लास्ट में बोलेगा कि एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो आपको क्या करना होगा, इसका मतलब एक्सप्लेन करने का मतलब आपको अकाउंटिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग के किसको लिखना है, इंपॉर्टेंस को लिखना है। बात क्लियर है, या ऑब्जेक्टिव को लिखना है। ठीक, चलिए, लिमिटेशंस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि लिमिटेशंस को आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क आपके
पास डाल दे रहा हूँ, ठीक। अब देखो कुछ लोग इसके खिलाफ थे तो क्या बोला, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज अननेसेसरी। अननेसेसरी का मतलब फालतू का है। वही लोग जो बोलते थे केवल पास्ट रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक। उसके बाद बोला था कि ये बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है। अब ध्यान रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए एक्सपेंसिव वर्ड आया तो मैं आपको एक याद दिला दूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर एक कंपनी को बनाना अनिवार्य है। अगर वो कंपनी है तो हर एक कंपनी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाना, यानी उसको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी है, ठीक। चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो, बनाना कंपलसरी है। पर कॉस्ट अकाउंटिंग सबके लिए कंपलसरी नहीं है। केवल वही लोग बनाएंगे जो मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज होंगे, यानी किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे होंगे, और वो भी नॉर्मल नहीं, एक बड़े स्तर पे। अब छोटा सा समोसा बना रहे हैं, प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, क्या यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट को बैठा दिया जाए ना। इसका मतलब इसके भी कुछ लिमिटेशंस डिसाइड किए गए हैं, जिसको आप कंपनी अकाउंट में पढ़ोगे, ठीक। इस बार तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि हाँ इतने से आपका टर्नओवर ज्यादा है या इतने से आपका प्रोडक्शन ज्यादा है, तो आपको अपने कंपनी में कॉस्ट अकाउंट अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होगी। एक बार आप लोग जरा पता करना, ठीक है, कि कम से कम कितना टर्नओवर होगा तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। उसके बाद बोला गया द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर नॉट ट्रस्टवर्दी। अरे भैया, पास्ट का कोई भी डेटा फ्यूचर को 100% प्रिडिक्ट नहीं करता है। और हमने पहले भी बात किया था, कॉमर्स के जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं वो परफेक्ट साइंस है या बिहेवियरल साइंस है। बिहेवियरल, परफेक्ट साइंस और बिहेवियरल साइंस में डिफरेंस क्या होता है? परफेक्ट साइंस आपको एग्जैक्ट 100% रिजल्ट निकाल के देता है, और जो बोला है वही होगा ही होगा। केमिस्ट्री ने बोल रखा है कि इसको इसको मिलाओ तो यही बनेगा, तो 100% श्योर है, चाहे आज बनाओ चाहे 100 साल बाद बनाओ, वही निकल के आएगा रिजल्ट। लेकिन हमने जो आज बोला है, ठीक है, कि कल को सेलिंग इतना रहेगा, क्या जरूरी है सेलिंग उतना ही रहे? कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जिसका रिजल्ट श्योर ही नहीं हो, हम उसको फिर भी क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ना उसको चाहिए ना जिसका रिजल्ट कंफर्म हो। जिसका रिजल्ट कंफर्म ही नहीं है, क्या उसको पढ़ना जरूरी है? हाँ, गाइडेंस के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चौराहे पे फंसे हो, मुझे कहाँ जाना है, चारों में किस में जाऊं? क्योंकि अगर मैं चारों तरफ ढूंढना शुरू किया, टाइम और मनी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। आप किसी राहगीर से या किसी से पूछते हो कि भैया फलाने का घर किधर है, उसको भी एग्जैक्ट नहीं पता, बस बता देता कि इस साइड वो चीज पड़ जाएगा, कहाँ पड़ेगा कितना दूर पड़ेगा उसको कंफर्म नहीं पता है। बोल देगा भैया यहाँ से 5-6 किलोमीटर जाना, पता कर लेना। तो आपको बाकी वो 3 रास्तों से क्या कर दे रहा है, बचा ले रहा है। इसका मतलब जब भी, अगर ठीक है जिसका रिजल्ट भले ही कंफर्म ना हो, पर वो हमें क्या करता है, गाइड करता है एक सही दिशा में जाने के लिए, ठीक। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह दे रखा है, ये सब हटाओ, ये सब तो आप लोग पढ़ते जाना। हाँ, अब जरा आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन, आपके एग्जाम में सबसे पूछा जाने वाला फेवरेट टॉपिक, जो बड़े सवालों में भी आता है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। लिखिए जरा, टॉपिक हेडिंग डाल दीजिए, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बड़ा फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, और बार बार इसको बड़े सवालों में पूछा जा रहा है, ठीक है। 10 से 15 नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक। चलिए सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस में क्या लिखेंगे, मीनिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग लिखेंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग लिखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, जो कंपनी के टोटल, ठीक है, इनकम और एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग करता है और अल्टीमेट आपको फाइनल रिजल्ट देता है, आइदर प्रॉफिट और लॉस। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग आपको क्या देता है, कॉस्ट अकाउंटिंग किसके बारे में रिकॉर्ड करता है कि एक गुड्स को या किसी भी गुड्स को बनाने में टोटल कितना एक्सपेंसेस हुआ, उसका सम अप क्या बताता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है, ठीक। दूसरा अगर बात किया जाए तो पर्पस, बुक देखने की जरूरत नहीं है, आप बस अकाउंट को सोचते जाओगे आपको सारी चीज निकलती जाएगी। पर्पस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने का पर्पस क्या होता है, बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को चेक करना कि बिजनेस नेट प्रॉफिट में है या नेट लॉस में है, या उसके ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट हुआ है और अदर देन ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट हुआ है।
याद है हम लोगों ने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो आपने क्या क्या पता किया था सर? सबसे पहले हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लास्ट में क्या पता किया था? नेट प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या बताता है कि केवल और केवल डायरेक्ट नेचर के खर्चे को, ठीक है, अपने इनकम में से माइनस कर दो तो कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे याद करो मैंने बोला था कि अगर आपने एक बिल्डिंग बनाया 50 लाख का खर्चा हुआ, माफ करना 50 लाख में अब उसको सेल किया, पूछा गया कि भैया कितना का खर्चा हुआ, आपने बोला मोटा मोटी याद है, ठीक है, ये सीमेंट गिट्टी बालू ईट वगैरह का ले लो, लेबर वगैरह का ले लो, 40 लाख रुपए, तो आपने मोटा मोटी 10 लाख का फायदा हुआ। लेकिन जब आप जेब देखा तो केवल 6 लाख बचे थे, इसका मतलब 4 लाख और भी कहीं खर्चा हो रहा है। सर वो डायरेक्ट नेचर का नहीं था बल्कि क्या था? इनडायरेक्ट नेचर का था, लेकिन वो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड था, कंपल्सरी था। ठीक है, वो खर्चा आपने वो सारे खर्चा जोड़ा, बोला 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ, तो आपने बोला कि 10 लाख में से और 3 लाख माइनस कर लो क्योंकि खर्चा हुआ है, तो आपके जेब में कितना आना चाहिए? 7 लाख, लेकिन अभी भी जेब में कितना दिख रहा है? 6 लाख। तो बोला 1 लाख कहाँ गया? आपने बोला कि भैया 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है वो हमारा अदर देन ऑपरेशन का खर्चा है, जैसे आग लग गया, चोरी हो गया, ठीक है, जो बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें क्या हुआ? 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब उसको भी माइनस कर दो तो लास्ट में हमारा फाइनली रिजल्ट क्या आता है? 6 लाख रुपया। ठीक, तो ये 3 तरह के प्रॉफिट के बारे में कौन बताता है? आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और याद रखिए ये ओवरऑल रिजल्ट देता है, ठीक है, कंपनी के टोटल परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग किसके बारे में बात करता है? कि प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन और सेलिंग का डिफरेंस ही आपका पर यूनिट या टोटल, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द डेट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट से कितने का फायदा हुआ है आप पता लगा सकते हो। कंपनी का रियल पोजीशन क्या है हम पता नहीं लगा पाएंगे कॉस्ट से। जैसे मैंने एक पेन बेचा, बनाया 10 का, बेचा 15 का, तो एक का फायदा कितने का हो रहा है? 5 का। ऐसे अगर मैंने 100 पेन बनाया तो 100 का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 500 रुपए का हो जाएगा। लेकिन क्या है यही 500 रुपए एग्जैक्ट मेरे जेब में आया होगा, यही मेरा रियल प्रॉफिट होगा? ये मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं बताएगा, बल्कि कौन बताएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। याद है मैंने एक दिन 2 डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, एक कॉमर्स का हेड और एक पूरे टीडी कॉलेज का हेड, याद है कुछ दिन पहले? तो हम लोगों ने बताया था कॉमर्स डिपार्टमेंट एक छोटे डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा है, वो अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करेगा, लेकिन उसी का प्रॉफिट पूरे कंपनी का प्रॉफिट हो ये जरूरी नहीं है। पूरे कॉलेज का प्रॉफिट कुछ अलग होगा और कॉमर्स डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लॉस अलग होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि कॉस्ट एक लिमिटेड रिकॉर्डिंग कर रहा है, जबकि फाइनेंशियल एक ब्रॉडर रिकॉर्डिंग कर रहा है। बात क्लियर है? ठीक, उसके बाद अगर पर्पज हो गया, अब बात कर लिया जाए, ठीक है, पीरियड कितने समय का बनता है, ठीक है, कितने समय पे बनता है? तो सर देखो ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब बनता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पोजीशन वगैरह कब निकालते हो? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कब बनाते हो? हर महीने, हर सप्ताह या साल में एक बार? साल में एक बार, एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं। इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब प्रिपेयर किया जाता है? एंड ऑफ द ईयर में। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग, मैंने एक पेन बनाया, ठीक है, इस पेन को बनाने में कितना खर्चा लगा, क्या मुझे एक साल वेट करना चाहिए या तुरंत आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए? तुरंत। क्यों? क्योंकि जो भी गलतियां होगा या जो भी दिक्कतें होंगी हम तुरंत का तुरंत पता करेंगे और तुरंत गलती को रोकेंगे। अगर एक साल का वेट करने लगे तो शायद बहुत लॉस हो जाए। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग कब प्रिपेयर किया जाएगा? एज एंड व्हेन नेसेसरी, जब भी जरूरत हो या जब भी काम क्या हो जाए, वर्क कंप्लीट हो जाए। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कब प्रिपेयर किया जाएगा? साल में एक बार। ठीक, अब बात आती है साल में एक बार और कभी भी, तो पता कर लेते हैं कौन कंपलसरी है, कौन किसको बनाना कंपलसरी है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात किया कंपलसरी किसके लिए है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बनाना कंपलसरी है। कोई भी कंपनी का टैग लगा हो उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करना मस्ट है, अभी हम लोगों ने बात किया। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग क्या सबको बनाना कंपलसरी है? बोला गया कि ना, एक सर्टेन लेवल से ऊपर आप, ठीक है, डील कर रहे हो, और वो भी किस में? ट्रेडिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में? मैन्युफैक्चरिंग में, तो ही आप क्या करोगे? कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करोगे, अदरवाइज आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर है? तो कंपलसरी हो गया। ठीक, उसके बाद और क्या लिख लिया जाए? हाँ, अब बात कर लेते हैं इसका यूज, यूज कर लिया जाए। यूज, तो सर याद रखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज कौन करता था? केवल कंपनी के लोग या बाहर के लोग भी कर सकते थे? सर हम लोगों ने बात किया था कि कंपनी का जो भी डेटा होगा अंदर के लोग तो यूज करेंगे ही करेंगे, बाहरी लोग भी यूज कर सकते थे। कंपनी के प्रॉफिट के बेसिस पे ही लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, इसके शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस कंपनी को लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, सामान सप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड था? आपके पोजीशन के ऊपर, फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। ठीक, तो इसका इसके डेटा का यूज कौन करता था? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लोग। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग, हम एक पेन कितना बना रहे हैं क्या लोगों को बता दिया जाए? नहीं। तो ये सीधी सी बात है, ये केवल और केवल किसके यूज में आएगा? एक्सटर्नल या प्योरली इंटरनल? प्योरली इंटरनल नेचर का है इसका। बात क्लियर है?
और क्या किया जा सकता है? हाँ, और थोड़ा-सा मैं इस हाँ, एस्टिमेटेड वर्सेस एक्चुअल। अब थोड़ा-सा एक बार बुक का हेल्प ले जाए और कुछ पॉइंट्स के लिए। सबसे पहला इसने क्या बोला था? नीड्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट की ज़रूरत क्यों होती है? यानी वो मीनिंग के बारे में बात कर रहा है। दूसरा रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस, अच्छा वो अब छोटे-छोटे बातों को बात कर रहा है। एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस की बात किया जाए तो कौन से एक्सपेंसेस को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? सर जो आइटम इससे केवल और केवल इस पेन से कनेक्टेड हो, उसकी रिकॉर्डिंग कौन करेगा? जिसका खर्चा केवल और केवल, ठीक है, लिमिटेड हो कि मैं इसी के खर्चे को रिकॉर्ड करूंगा, बाकी सारे खर्चों को इग्नोर करूंगा, वो किसकी बात कर रहा है? कॉस्ट या फाइनेंस? बार बार बोला जाए कॉस्ट। कॉस्ट बोलेगा कि भैया कॉमर्स डिपार्टमेंट, सोचा ना, कॉमर्स डिपार्टमेंट क्या बोला था? जो मेरे डिपार्टमेंट में खर्चा होगा मैं उसी को रिकॉर्ड करूंगा। साइंस में क्या हो रहा है, पूरे कॉलेज में क्या हो रहा है, मैं उससे कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट क्या था? लिमिटेड एरिया था, जबकि फाइनेंस क्या था? पूरे कंपनी के बारे में रिकॉर्ड कर रहा है। तो अगर मैं केवल और केवल इस पेन के प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देन मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कॉस्ट अकाउंटिंग। और पूरे कंपनी में चाहे उसका पेन से कनेक्शन हो या ना हो, कोई गेस्ट आया, मैंने उसका नाश्ता पानी कराया, क्या पेन में जोड़ा जाएगा? नहीं। लेकिन क्या कंपनी का फाइनेंस में जोड़ा जाएगा? बिल्कुल। इसका मतलब कि फाइनेंस पूरे कंपनी के बारे में रिकॉर्ड करता है, जबकि ठीक है, कॉस्ट केवल और केवल उस प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है। ठीक। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बता ही दिया। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कौन यूज करेगा? इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए कौन कौन बात कर रहा है? फाइनेंस। और केवल इंटरनल? कॉस्ट। असर्टमेंट ऑफ कॉस्ट, हाँ, अगर मुझे कॉस्ट का असर्टेमेंट यानी टोटल कॉस्ट आइडेंटिफाई करना हो तो कौन सा अकाउंटिंग का हेल्प लेना पड़ेगा? अगर मुझे टोटल कॉस्ट असर्टेन करना हो, कैलकुलेट करना हो, टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना हो, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? सर सीधी सी बात है, कॉस्ट। अगर फाइनेंशियल से पता चल जाता तो फिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते ही क्यों? ठीक है। टोटल कॉस्ट कैसे पता चलेगा? कॉस्ट अकाउंट से। मैंने बोला इस पेन को मैंने बनाया, कितने रुपए का खर्चा लगा, कौन बताएगा? फाइनेंशियल ना। फाइनेंशियल पूरे एक साल के कंप्लीट रिकॉर्ड के बारे में बात करता है, वो ये नहीं बताएगा कि कितने रुपए का एक सामान बना। वो बस ये बताएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, देखो मेरे साल भर का एक्सपेंसेज है मटेरियल परचेज का 10 लाख रुपए। अब 10 लाख में इस एक पेन को बनाने में कितना खर्चा लगा है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताएगा। अगर इसके बारे में जानना है कि ये सामान कितने में बना है, इसमें कौन कौन से खर्चे लगे हैं, इसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग के पास जाना पड़ेगा। ठीक। एस्टिमेट वर्सेज एक्चुअल, कौन प्रॉफिट का एस्टिमेशन करता है, अनुमान लगाता है, और कौन एक्चुअल बताता है? तो सर अभी हमने बात किया, कॉस्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट बेसिस पे होता है। दिखाया भी था मैंने, एस्टिमेट को हाईलाइट भी कराया था। जबकि एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कौन बताएगा? अभी मैंने बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक। फोकस एरिया, अब ये सब देख लेना थोड़ा सा। हाँ, एक मैं बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस, और यही थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग को फ्यूचरिस्टिक बनाता है। सुनो सुनो, नॉर्मली हमने अभी बात क्या किया था कि अकाउंटिंग हमेशा पास्ट के डेटा को रिकॉर्ड करता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग आपको थोड़ा सा काबिल बनाएगा फ्यूचरिस्टिक रिकॉर्डिंग के बारे में। जैसे आपको, आपने सुना होगा गवर्नमेंट टेंडर पास करता है रोड बनाने का, ब्रिज बनाने का, डैम बनाने का। आप सारे लोग ठेकेदार हो, अब टेंडर किसी एक को ही मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट, मैंने बोला कि भैया आप लोग क्या करो, बजट, क्या करो, बजट प्रिपेयर करो कि कौन मेरा काम कितने में करके देगा। सब लोग आप अपने क्या करोगे, जो खर्चा हो चुका है उसका लिस्ट बनाओगे, या जो खर्चा होने वाला है उसका लिस्ट बनाओगे? होने वाला ना, हुआ तो नहीं है। जब मैं ठेका दूंगा फिर काम करोगे तब तो होगा। तो आप एक एस्टिमेटेड बेसिस पे टेंडर या कोटेशन प्राइस बनाओगे, सिखाएंगे कैसे बनाया जाता है। फिर बताओगे कि सर मटेरियल लगा नहीं है, लग सकता है 10 करोड़ का। लेबर लगा नहीं है, लग सकता है 15 करोड़ का। ठीक है। बाकी सारे खर्चे लगा नहीं है, लग सकता है 20 करोड़ का। टोटल खर्चे आ गए 40 करोड़। ठीक है। और मेरा 10% प्रॉफिट ले लो तो 4 करोड़, यानी लगभग 44-45 करोड़ का टेंडर पास। आपने मुझे बजट सबमिट किया। अब इसी में कोई सस्ता देता है, कोई महंगा देता है, जिसका जैसा, ठीक है, अनुमान। तो मैं क्या करूंगा, सबको टेंडर दे दूंगा या सबका फिर एनालिसिस वगैरह करूंगा, फिर वहां पे देखा जाएगा कैसे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बताता है, कोटेशन प्राइस में हेल्प भी करता है, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको हेल्प नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि वो पूरे एक साल का रिकॉर्डिंग करेगा। आप एक साल में कितने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किए हो उसके बारे में रिकॉर्डिंग करेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने में कितना खर्चा लगा है उसकी रिकॉर्डिंग कॉस्ट करेगा। बात करिए। ठीक। चलिए बाकी इसके जो भी हमारे, ठीक है, यूजेस हैं या इसके जो भी डिफरेंस है, एक बार आप अपने बुक से देखिएगा और कम से कम 10 डिफरेंस लिख